Hey guys, I welcome you all to Bhadra IAS Academy. Today, the date is 20th of May 2024, and yes, I just would welcome you all to this Assam Tribune news analysis. So let's discuss the very first news from today. सबसे पहले हम लोग न्यूज़ बात करेंगे आसाम बांग्लादेश टाई के बारे में. एडिटोरियल पेज में अगर जाके देख लीजिएगा, यस यू विल गेट दिस आर्टिकल जहाँ पे बात की गई है दैट एक वर्ल्ड बैंक का स्टडी में पाया गया है दैट अगर साउथ एशियन नेबर्स के बीच में ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बढ़े ना तो नेशनल इनकम जो है बांग्लादेश के रिलेटेड, देखो अब यहाँ पे बात की जा रही है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, है ना, दैट अगर ट्रेड कनेक्टिविटी दोनों देशों के बीच में बढ़े तो बांग्लादेश को फ़ायदा मिलेगा, दैट उनका नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाएगा बाई 17%. बट वहीं पर इंडिया को भी फ़ायदा मिलेगा और इंडिया का भी नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाएगा बाई 8%. तो इसी के बारे में ये पूरा आर्टिकल लिखा गया है दैट ये कैसे हो जा रहा है एंड क्या क्या चीज़ें डेवलपमेंट चल रही है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. इंडिया में भी यहाँ पे स्पेसिफिकली फोकस दिया गया आसाम एंड बांग्लादेश के ऊपर. ठीक है, बोला जा रहा है डिस्पाइट एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, बट स्टिल नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहीं ना कहीं लैक कर रहा है डिजायर्ड बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल एंगेजमेंट विद ऑल द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. अब देखो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस मतलब मेनली ये सारे कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, म्यांमार, थाईलैंड, ये सब सारे कंट्रीज आ जा रहा है, राइट. बट वही बोला जा रहा है दैट इन कंट्रीज के बीच में और इंडिया के बीच में एक पॉलिसी तो है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो क्या पहले था लुक ईस्ट पॉलिसी, राइट. बट इसको छोड़ के एज सच कोई दूसरे देशों के बीच के साथ इंडिया का उतना डीप लेवल ऑफ बायलैटरल या फिर कोई मल्टीलैटरल इंगेजमेंट हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता. बट यहीं पर बांग्लादेश एक छोटा सा एक्सेप्शन ज़रूर है, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के बीच का जो बायलैटरल एक्टिविटीज़ है स्पेसिफिकली ट्रेड और एडुकेशन के रिलेटेड, दोनों सेक्टर में हम लोगों ने बहुत ही लीप एंड बाउंड आगे बढ़े हैं. सिर्फ ट्रेड में ही नहीं, एडुकेशन में भी. जी हाँ, दोनों देश के दोनों रीजन्स जो है काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. तो बायलैटरल इंगेजमेंट विद बांग्लादेश, पहला तो बोला गया दैट फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल ट्रेड. इनफॉर्मल ट्रेड बोले तो जैसे आपको पता है दैट इंडिया बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर हाट बैठता है. हाट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे कोई एक हफ्ते का एक पर्टिकुलर ऐसा दिन होता है ना, जहाँ पे जैसे सोचो दिस इज़ इंडिया बॉर्डर एंड दिस इज़ बांग्लादेश बॉर्डर, तो इस बॉर्डर एरिया के बीच में हाट बैठाया जाएगा. हाट क्या होता है, जहाँ पे आप सब्जी वब्जी या फिर डिफरेंट चीज़ें आप खरीद बिक्री कर सकते हो. और उसमें क्या होता है दैट इंडिया के लोग भी जाते हैं, बांग्लादेश के लोग भी आते हैं, एंड यहाँ पे जो चीज़ें रहती हैं जैसे साग सब्जी एंड वेरियस कपड़े लगते हैं, जो भी होता है वो सब दोनों एक दूसरे देश से खरीदता है, राइट. और ये बार्टर सिस्टम में होता है, मतलब पैसों में नहीं दिया जाता, ऐसा भी होता है सिस्टम, राइट. सो अब ये सब जो है ये तो इनफॉर्मली हो रहा है ना, ये इसमें तो कुछ सरकार के पास रिकॉर्ड्स नहीं आ रहा है, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि दो देशों के बीच में जो इनफॉर्मल ट्रेड है ना वो तो हाई है. तो वही चीज़ है, इतना ज़्यादा ही है, इतना ज़्यादा है तो दोनों सरकारों के बीच पास इतना डेटाज भी नहीं है दैट क्या क्या ट्रेड हो रहा है, राइट. तो इसको अगर फॉर्मलाइज किया जा सके तो कितना अच्छा होगा, है ना, क्योंकि दोनों देशों को सरकारों को टैक्स भी तो प्रॉपरली मिलेगा इससे, और इससे एक आकलन भी किया जा सकता है दैट हाँ दोनों, जैसे इंडिया बांग्लादेश के बीच में ट्रांजैक्शंस तो बढ़ रही है, बट किस सेक्टर में ट्रांजैक्शंस ज़्यादा बढ़ रही है. ठीक है, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर अगर देख लीजिएगा, इंडिया का रोल इन बांग्लादेश का लिबरेशन अनडाउटेडली बांग्लादेश लोग कभी नहीं ये भूल सकते हैं, राइट. जब इंडिया अगर नहीं रहता तो आज बांग्लादेश नहीं होता, राइट. सो कल्चरल एफिनिटी भी है क्योंकि यहाँ और दोनों साइड में बंगाली टाइज है, राइट. तो इससे कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच में इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा कंड्यूसिव हो गया है, राइट. रिसेंटली इंप्रूवमेंट अगर देख लीजिएगा, अनडाउटेडली म्यूचुअल ट्रेड रिलैक्सेशंस हम लोगों ने एक दूसरे को प्रोवाइड किया है, और साथ ही साथ हम एक दूसरे को पोर्ट एक्सेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं. बांग्लादेश ने राजी हो गया दैट इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है, जो कि चिकन स्नैक से जुदा है, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करने के लिए ऑफ कोर्स बांग्लादेश से के मतलब कोलकाता और त्रिपुरा के बीच में डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन लिंकेज हम लोग कर पाए, राइट. नेक्स्ट बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट अगर देख लीजिएगा, वो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है दैट आने वाले समय में एक्सपैंड करेगा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ेगा और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन भी इन्हांस होगी. ये तो हो गया ट्रेड के बारे में. एडुकेशनल इंगेजमेंट के बारे में अगर बात करें तो जी हाँ, बांग्लादेश हैज़ इमर्ज एज सॉर्ट आफ्टर डेस्टिनेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन. जी हाँ, अब देखो क्या होता है ना दैट हमारे देश में मेडिकल एजुकेशन तो महंगा है ना, तो बहुत लोग तो बांग्लादेश में जा रहे हैं मेडिकल एजुकेशन करने. इसलिए अब इनफैक्ट रिजम्पशन जो जब से किया गया गुवाहाटी ढाका डायरेक्ट फ्लाइट का,
आफ्टर 4 years दैट हैज़ इनहांस द एजुकेशनल परस्यूट्स, बहुत लोग उधर जा रहे हैं, राइट। ओवर 100 बांग्लादेशी वीज़ाज हैज़ बिन इशूड डेली इन गुवाहाटी। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है दैट अगर हर रोज़ के बेसिस पे बांग्लादेश मतलब यहाँ से बांग्लादेश के लिए 100 से भी ज़्यादा वीज़ाज को इशू किया जा रहा है, ये इसका मतलब क्या? जी हाँ, इंगेजमेंट तो ग्रो हो रहा है ना। और कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है दोनों देशों के बीच में कनेक्टिविटी का, क्योंकि अगर नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट एशियन देख लीजिएगा, उसको लिंक करना काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का तो स्टडी हमने बोला ही दैट, उसने क्लियरली बोला दैट सिग्निफिकेंटली हम लोगों ने नेशनल इनकम राइज होता हुआ देखने को मिलेगा दोनों देशों के बीच में। और जब से फेनी रिवर ब्रिज बना है ना, उससे अगरतला ज़्यादा क्लोज हो चुका है इंडिया के, राइट। क्यों? क्योंकि इससे जो है ऑफकोर्स इंटरनेशनल सी पोर्ट का एक्सेस मिल रहा है, इससे बूस्ट हो रहा है ट्रेड प्रॉस्पेक्ट्स। इसीलिए बोला गया दैट फर्दर इंटरवेंशन ज़रूरी है, जो क्या फैसिलिटेट करेगा दोनों देशों के बीच में इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को। नेक्स्ट, असम ट्रिब्यून का ये आर्टिकल दिया गया, यहाँ पे बात की जा रही है वेटलैंड्स ऑफ विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट इज फेसिंग रैपिड degradation. Now, बोला जा रहा है it is home to over 200 species of birds and these water bodies are shrinking in the face of expanding cropland, poaching, overfishing, excessive livestock grazing beside increasing settlements. बोला जा रहा है that अगर विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट देख लीजिएगा, तो विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट में गोहपुर और बेदिती जो एरिया है ना, ये एक डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी को हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 200 बर्ड स्पीशीज देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे हमें देखने मतलब हमें मिलते हैं, राइट। सो वही बोला जा रहा है दैट अभी के समय में क्या देखने को मिल रहा है दैट यहाँ पे रैपिडली डिग्रेडेशन हो रहा है यहाँ की बायोडाइवर्सिटी का, और उसका मेन रीज़न दिया जा रहा है इंसानों को। जी हाँ, क्योंकि एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस के कारण ही रैपिडली डिग्रेडेशन हो रहा है। तो सवाल हो रहा है इंसान क्या कर रहा है भाई? एक तो अपना क्रॉपलैंड एक्सपैंड कर रहे हैं हम लोग, पोचिंग एक्टिविटीज़, ओवर फिशिंग कर रहे हैं, फिशरीज का कन्वर्जन कर रहे हैं टू डिफरेंट अदर एक्टिविटीज़, राइट। लो लैंड्स को फिल किया जा रहा है। अरे वो लैंड जहाँ पर पहले पानी जमा होता था, जो कि पहले वेटलैंड था, उसको पानी को निकाल के उसको फिलअप किया जा रहा है भाई मिट्टी, जिससे कि वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाया जा सके। तो ये क्या है? इसी के कारण तो लैंड डिग्रेड हो रहा है ना। एक्सेसिव लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग किया जाता है, जिससे ओवर ग्रेजिंग ऑफ फील्ड्स हो जाते हैं, राइट। और कहीं ना कहीं सेटलमेंट्स भी इंक्रीमेंट हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपको मतलब सिटीज़ जो है वो एक्सपैंड करता हुआ हमको दिख रहा है, राइट। तो सवाल होता है व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ वेटलैंड? देखो, ये एक ट्रांजिशनल जोन है, मतलब इस वेटलैंड दैट इज जो विश्वनाथ चारेली में जो ये वेटलैंड्स है, ये ट्रांजिशन है बिटवीन द काजीरंगा नेशनल पार्क और कहीं ना कहीं ईस्टर्न हिमालयाज और के बीच में हम लोग ये ट्रांजिशन जोन देख रहे हैं। तो ये ट्रांजिशन जब जोन है तो डाउटेड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज एज वेल फ्रॉम इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, राइट। एंड ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है फॉर लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन ऑफ डाइवर्स फौना, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीमली ह्यूज लेवल ऑफ हमें फॉनल स्पीशीज देखने को मिलती है। यहाँ पे जो लार्जेस्ट वेटलैंड है गोहपुर का, उसको कहते हैं भेवाड़ी वेटलैंड, इसको सोहाला बील भी कहा जाता है ना। और ये कहा जाता है माइग्रेटरी बर्ड का वन ऑफ द मेजर फीडिंग प्लेस है ना। और हैबिटेट तो है परमानेंट, जो रेसिडेंशियल बर्ड्स है वहाँ पे वो सबसे वहीं पर रहता है। बट यहाँ पर भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ है जिसके कारण ये रीजन थ्रेटन हो रहा है, राइट। जैसे कंजर्वेशन एक्टिविस्ट राहुल शर्मा ने वार्न किया था ऑफ इम्पेंडिंग डिसअपीयरेंसेस, क्योंकि अराउंड 300 बर्ड्स को हंट किया गया था एनुअली, जिसमें ग्रिले गूज, रडी शेल्डक एंड स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स भी थे। तो इन्होंने वही बोला, राहुल जो एक कंजर्वेशन एक्टिविस्ट थे, दैट अगर ऐसे किया जाएगा तो समय के साथ साथ तो ये डिसअपेयर कर जाएंगे, राइट। वैसे ही आता है भौमारी बिल्स, जो कि एक अनदर वेटलैंड है जो कि सिमिलर ऐसे ही इशू फेस कर रही है, और रिसेंट ईयर्स में देखा गया इनकी कंडीशंस और भी ज़्यादा वर्सन अप हो रही है। और मेन इसके रीजंस क्या है? क्रॉपलैंड का एक्सपेंशन होना, फिशरीज का कन्वर्जन होना इनटू डिफरेंट अदर एक्टिविटीज़, पोचिंग एक्टिविटीज़, और जो भी ऑनगोइंग ऑल्टरेशन या फिर लॉस हो रहा है हम लोग को बर्ड हैबिटेट का देखते हुए, तो उसके कारण हमें ये देखने को मिल रहा है, राइट। तो आशा करता हूँ दैट वो चीज़ आर्टिकल आपने प्रॉपर्ली एनालाइज किया होगा। नेक्स्ट द प्रिंट का ये न्यूज़ है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन दैट इज ल्यूपेक्स। इंडिया और जापान ने ज्वाइन किया है ये मून मिशन, जिसका नाम है ल्यूपेक्स, जो कि आने वाले कुछ सालों में ही लॉन्च होने की कगार में है। तो ये कोलाबोरेशन है इसरो इंडिया का और जाक्सा जापान का, और दोनों देश आके मिलकर एक साथ एक्सप्लोर करना चाहती है लूनर सरफेसेस को, और रिसर्च करना चाहती है दैट वहाँ पर सब सरफेस वाटर की मिलने की प्रोबेबिलिटी है या नहीं। इसरो डेवलप कर रहा है एक लैंडर, बल्कि
जाक्सा जो है ना, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रोवर एंड लॉन्च व्हीकल। इनफैक्ट ये जो मिशन है, ये मिशन कैरी करेगा इंस्ट्रूमेंट्स को फ्रॉम नासा एंड एज वेल एज द यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिससे इन्हांस किया जा सकेगा साइंटिफिक पोटेंशियल इस रीजन में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नॉर्थवेस्टर के बारे में, क्योंकि इंडिया पहली बार, जी हाँ, फर्स्ट रिसर्च टेस्ट बेड को इस्टेब्लिश कर रहा है, जिससे सीवियर जो थंडरस्टॉर्म्स इवेंट्स होते हैं ना, उनको प्रेडिक्ट किया, जिससे जाना आसान हो जाए। इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है दैट सीवियर थंडरस्टॉर्म, जिसको हम लोग नॉर्थवेस्टर बोलते हैं, जो क्या प्राइमरीली प्री मॉनसून सीजन्स में, जो क्या मार्च से मई के बीच में हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है प्री मॉनसून के समय बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा, आसाम एंड वेस्ट बंगाल, ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा थंडर एंड लाइटनिंग देखने को मिलता है। इनको हम लोग इंडिया में काल बैसाखी, एंड इंडिया के एक स्टेट है असम, ऑफ कोर्स, वहाँ पे हम लोग बर्दोशीला भी इसको बोलते हैं, क्योंकि जब भी इस टाइप का थंडर स्टॉर्म आता है तब हेल स्टॉर्म्स भी आते हैं। और बर्दोशीला है क्या, ये जोग्राफिकल टर्म में अगर देख लीजिएगा, ये हेल स्टॉर्म्स है ना। इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि देखिए इस रीजन का जो एयर मास है ना, ये काफ़ी ज़्यादा वार्म और मॉइस्ट है, बट रिस्पेक्ट टू दैट अगर नॉर्थ इंडिया से जो एयर मास आ रहा है वो रिस्पेक्टिवली कूल एंड ड्राई है ना। अब देखो वार्म और मॉइस्ट दो एयर मास जब भी टकराएगा तो क्या हो जाएगा, फ्रंट्स बनेंगे तो क्या होगा, ऑफ कोर्स एयर जो मॉइस्ट एयर है वो अपलिफ्ट होगा, और उसके कारण ही हमें यहाँ पर देखने को मिलता है इस टाइप के एक्टिविटीज़, जिसको हम लोग बोलते हैं थंडर स्टॉर्म। तो अभी जो इंडिया एस्टेब्लिश कर रही है फर्स्ट रिसर्च टेस्ट बेड, इससे क्या होगा दैट ईजी हम लोग एक्सेस ईजीली मेजर कर पाएंगे दैट फ्यूचर थंडर स्टॉर्म कब, कहाँ, कितना इंटेंसिटी का हो सकता है। ये कोलाबोरेशन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रिसर्च वेदर फॉरकास्टिंग का, और टेस्ट बेड का मेन एम यही है दैट इम्प्रूव किया जा सके एक्यूरेसी, जिससे क्या थंडर स्टॉर्म के प्रेडिक्शंस एंड वार्निंग को एग्जीक्यूट करना ज़्यादा ईजी हो। नेक्स्ट इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ आर्टिकल है, वेनेजुएलाज लास्ट रिमेनिंग ग्लेशियर। देखो मतलब वेनेजुएला दुनिया का एक ऐसा कंट्री हो चुका है जहाँ पर लास्ट जो रिमेनिंग ग्लेशियर है ना वो ख़त्म हो चुका है। मतलब वेनेजुएला से पहला दुनिया का एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर वेनेजुएला में और ग्लेशियर नहीं बचा है, और उसका मेन रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो ग्लेशियर बचा हुआ था उसको कहते थे हम्बोल्ट ग्लेशियर नाम का एक ग्लेशियर था। ठीक है, जो क्या एक्सपेक्ट किया जा गया था दैट 2100 तक ये वैनिश कर जाएगा, है ना। बोला नहीं 2000 पूरा नहीं, मतलब 2/3 प्रोजेक्टेड वाज टू वैनिश बाई इतना ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। बट ग्लोबल वार्मिंग जो है ये एक वन ऑफ द मेजर रीज़न है जिसके कारण एमिशंस क्रिएट निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का, और ये भी किस लिए, ऑफ कोर्स ह्यूमन एक्टिविटी ज़्यादातर इन्वॉल्व है, जैसे हम लोग बर्न कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स को, राइट। इसी के कारण ही तो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं ना। और इससे क्या हो रहा है दैट ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस है, GHG है, जो कि ट्रैप करता है हीट इन द एटमॉस्फेयर, जिसके कारण ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज किया जाने वाला तो था। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था दैट 1800 से 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड, बट अभी क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत ज़्यादा रेट से बढ़ रहा है, इसके कारण जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है उसका भी बढ़ने का रेट बहुत फास्ट हो चुका है। और ये है वेनेजुएला जहाँ पर फाइनली कोई भी ग्लेशियर नहीं बचा, राइट। सो दिस शुड बी नोन टू इट। ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, जोग्राफिकली अगर देखोगे इक्वेटर के 100% ऊपर ही है, इक्वेटर इससे इंटरसेक्ट नहीं करता। साथ ही साथ ये भी होना चाहिए आपको दैट कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो कि इक्वेटर से चलो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। तो यहाँ पे तो आपको दिख रहा है, पूरा फिगर दिया ही हुआ है, राइट। आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो इनमें से कौन से ऐसे कंट्रीज़ है ना। यहाँ पे 4 कंट्रीज़ दिख रहा है आपको, है ना। तो कौन से ऐसे कंट्रीज़ है जो क्या इक्वेटर को टच करता हुआ हमको दिख रहा है, ठीक है, वो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको होना चाहिए। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।